नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आईएएस बनना चाहते हो, थोड़े से खतरे हैं रास्ते में। क्यों? क्योंकि लेटरल एंट्री लेके आ रही है सरकार। डरिए मत, पहले समझिए लेटरल एंट्री का कंसेप्ट क्या है। लेटरल एंट्री मतलब कि अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने फील्ड में एक्सेप्शनल हैं, तो केंद्रीय सचिवालय में किसी बड़ी मिनिस्ट्री में आपको किसी की ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठाया जा सकता है। ओके, लेटरल एंट्री का कंसेप्ट क्या है? क्यों डायरेक्टली रिक्रूट ऑफिसर्स, यानी कि जो डायरेक्टली रिक्रूट आईएएस है, उनसे सरकार क्यों इतनी खुश नहीं है कि लेटरल एंट्री में बाहर से प्राइवेट सेक्टर के लोगों को किया जा रहा है। अब तक लेटरल एंट्री के चलते कितने सारे अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, आगे आने वाले समय में कितने अपॉइंटमेंट्स किए जा सकते हैं, क्यों लेटरल एंट्री क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और ये जानना बहुत आश्चर्यचकित नहीं है कि क्रिटिसाइज करने वाली सबसे बड़ी लॉबी कौन है। वो सिविल सर्वेंट की लॉबी है। कल की डेट में आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो नेचुरली आप बोलोगे कि यार लेटरल एंट्री क्यों, हम यूपीएससी क्वालिफाई करके गधों की तरह पढ़ के आए हैं और यहाँ पे कुछ लोग सीधे प्राइवेट सेक्टर से एंट्री मार रहे हैं। लेकिन नॉर्मल जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पे एक आईएएस बैठा है, लेटरल एंट्री वाला बैठा है। तो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं बनता ये लेटरल एंट्री। हाँ, रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन है। एक्चुअली में यहाँ पे लेटरल एंट्री के थ्रू जिन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है वहां पे रिजर्वेशन नहीं है, अनरिजर्व्ड सीटें हैं। तो ये सारे की सारी चीजें, ये पूरा का पूरा प्रोसेस लेटरल एंट्री का, इसको शुरू क्यों किया गया, इसके आसपास कंट्रोवर्सी क्या क्या है, अब तक कितने अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, इन सब चीजों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी में ये चीज आपको काम आएगी। तो भाई, अभी इसी महीने की शुरुआत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवर्टीजमेंट इशू किया और ये बोला कि भाई अलग अलग केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में 27 डायरेक्टर की पोस्ट और 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है। इसीलिए टैलेंटेड और मोटिवेटेड इंडियन नेशनल्स यहां पे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर या ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम करने के लिए। और अगर यूपीएससी इनको सेलेक्ट करता है तो ये लोग लेटरल एंट्री मारेंगे। लेटरल एंट्री मतलब कि भाई आपको यूपीएससी से एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस बनने की जरूरत नहीं है। आपने अगर अपने फील्ड में कुछ बहुत अच्छा एक्सेप्शनल किया है या फिर यूपीएससी को आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी लगती है तो आपको उस पोस्ट पे सिलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, आपको 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। यहाँ पे आप परमानेंट आईएएस नहीं बन रहे हो। ओके, तो सिविल सर्विसेज निकालने के अभी भी फायदे हैं। एक बार आईएएस बनोगे आप जिंदगी भर आईएएस रहोगे। करप्शन में ना निकाल दिए जाओ तो बात अलग है, ठीक है ना। करप्शन में निकाल दिए जाओ या कुछ आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए उसमें निकाल दिए जाओ तो बात अलग है। नहीं तो एक बार आप यूपीएससी निकालते हो तो नॉर्मल कर 60 साल की उम्र तक आप वहां पे नौकरी करोगे। लेकिन जब लेटरल एंट्री करोगे तो 3 से 5 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। एक जो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है यहाँ पे, ये जो 27 निकली है डायरेक्टर की और 3 पोस्टें निकली है ज्वाइंट सेक्रेटरी की, ये सब अनरिजर्व्ड है। यहाँ पे ना एससीज के लिए कोई रिजर्वेशन है, ना एसटीज के लिए कोई रिजर्वेशन है, ना ओबीसीज के लिए कोई रिजर्वेशन है। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। कैसे प्रॉब्लमेटिक चीज है? सरकार का यहाँ पे लॉजिक क्या है, कौन से बेसिस पे यहाँ रिजर्वेशन को लेकर नहीं आया गया और इसको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लेटरल एंट्री की ये दूसरी एडवर्टीजमेंट है। एक और एड इससे पहले लेटरल एंट्री की आ चुकी है। 2018 में डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की पोस्ट पे और ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुछ अपॉइंटमेंट हुए थे 2018 में। वो कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये लेटरल एंट्री का कंसेप्ट कहां से आया? तो नीति आयोग ने अपने 3 ईयर एक्शन एजेंडा में और सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की फरवरी 2017 में और ये बोला कि केंद्रीय सरकार के मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में बाहर से कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों की एंट्री कराइए। ये जो कैरियर ब्यूरोक्रेट्स हैं आईएएस, जो कि हमेशा इन सीटों पर बैठते रहते हैं, इनके बजाय हमको थोड़ा फ्रेश टैलेंट भी चाहिए। केंद्रीय सचिवालय में डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, इन सब पोस्टों पे नॉर्मल कर आईएएस ही काम करते हैं, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू चुने जाते हैं। ओके, ज्वाइंट सेक्रेटरी की आप बात करो तो कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। ज्वाइंट सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स या अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट बोलते हैं इसको। और ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। हालांकि बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी विंग्स होती हैं। एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 से 15 विंग भी हो सकती हैं और हर विंग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ठीक है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। ये अलग बात है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा, एडिशनल सेक्रेटरी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा। समझ गए आप बात को? तो सबसे ऊपर सेक्रेटरी,
फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी। एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे विंग, एक विंग का हेड कौन? ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे जो आईएएस ऑफिसर्स आते हैं उनको जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है डायरेक्टर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। फिर लेटरल एंट्री की यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं। पहली बात तो लेटरल एंट्री से आपका फ्रेश टैलेंट आएगा, और फ्रेश टैलेंट के साथ साथ मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक टैलेंट आएगा। गवर्नमेंट में इन लेटरल एंट्री वालों को स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट सिविल सर्विसेज में केवल इंडिया में नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी चली है। ये जो आईएएस होते हैं ये जर्नलिस्ट कैडर को बिलोंग करते हैं। आप अगर आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो आपको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज है। आप हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हो। वहीं पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की आप बात करो तो हेल्थ फील्ड में कोई एक्सपर्ट बंदे को प्राइवेट सेक्टर से उठा के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा दे गवर्नमेंट, तो क्या हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा इस चीज में एक्सपर्ट था। तो एक्सपर्ट था वर्सेस मतलब स्पेशलिस्ट था। समझ गया बात को? तो सरकार का यही मतलब है कि पहली बात तो कुछ स्पेसिफिक पोस्टों के लिए जर्नलिस्ट लोग ठीक नहीं, स्पेसिफिक लोग चाहिए, तो लेटरल एंट्री करी। दूसरा, लेटरल एंट्री से कुछ नया फ्रेश टैलेंट आएगा, तो आईएएस ऑफिसर्स का जो कन्वेंशनल काम करने का तरीका है उस काम करने के तरीके में थोड़े चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फ्रेश टैलेंट होगा, प्लस मैन पावर की अवेलेबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और ये जो नए लोग आएंगे ये अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज लेके आएंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के काम करने के तरीके को बदलेंगे। अभी अगर आप देखो तो समय समय पे सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से लोगों को कुछ कुछ जगहों पे अपॉइंट किया है इनफॉर्मली। इनफैक्ट जब पार्लियामेंट्री कमिटीज का डिस्कशन होता है ना, अक्सर कर वहां पे प्राइवेट सेक्टर से की लोगों को बुलाया जाता है, उनकी राय ली जाती है। और पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया था उसने 1965 में बोल दिया था कि भाई लेटरल एंट्री जैसी कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ लोगों को आप बाहर से बुला के भी गवर्नमेंट जॉब्स पे अपॉइंट करो, सिर्फ आईएएस क्वालिफाई करने वाले अपॉइंट नहीं होने चाहिए। सुरेंद्र नाथ कमेटी ने भी यही चीज बोली 2003 में, होटा कमेटी ने भी यही चीज बोली 2005 में, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी यही चीज बोली 2005 में कि भाई लैटरल एंट्री के थ्रू लोग आने चाहिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम करने के तरीके को कहीं ना कहीं इनरिच करना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर गवर्नमेंट लैटरल एंट्री के थ्रू लोगों को लेके आ रही है तो लाने का जो तरीका है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। मतलब कि जो लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं इन पोस्ट की तरफ उनकी काबिलियत के ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इल्जाम लगने शुरू होंगे। किस प्रकार के इल्जाम? जैसे कि रिसेंटली आपके अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया। यूपी के चीफ मिनिस्टर फॉर्मर अखिलेश यादव साहब ने क्या ट्वीट किया कि बीजेपी बैक डोर से अपने लोगों को अपॉइंट कर रही है इतनी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्टों पे। अब ये इल्जाम अखिलेश यादव का गलत हो जाएगा अगर जिन लोगों को इन पोस्टों पर अपॉइंट किया जा रहा है वो काबिल लोग हों। ठीक है, हालांकि यूपीएससी यहां पे अपॉइंट कर रही है तो वो काबिल लोगों को ही अपॉइंट कर रही है, और ये बात आपको पता चलेगी जब आप 2018 के अपॉइंटमेंट्स को देखोगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के जब अपॉइंटमेंट्स हुए थे 2018 में तो 6077 एप्लीकेशंस आई थी। यूपीएससी ने सिलेक्शन प्रोसेस किया था, 9 लोग फाइनली रिकमेंड किए गए थे अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में 2019 में। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल अपॉइंटमेंट्स में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली ककोली घोष जी को अपॉइंट किया गया था ज्वाइंट सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। कंसल्टेंसी केपीएमजी पार्टनर एंड इंडिया हेड ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस अंबर दुबे ने ज्वाइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। फॉर्मर बैंकर और सार्क डेवलपमेंट फंड के डायरेक्टर्स ने ज्वाइन किया इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर। राजीव सक्सेना ने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। पुणे बेस्ड विंड एनर्जी फर्म पनामा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के सीईओ दिनेश दयानंद जगदाले को अपॉइंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। एनएचपीसी लिमिटेड के सीनियर मैनेजर एनवायरमेंट को अपॉइंट किया गया, ये थे सुजीत कुमार वाजपेयी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज में अपॉइंट किया गया। अरुण गोयल को कॉमर्स में, राजीव सक्सेना इकोनॉमिक अफेयर्स में, सौरभ मिश्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में, सुमन प्रसाद सिंह ट्रांसपोर्ट में, भूषण कुमार शिपिंग में। यह अलग बात है कि बाद में काकुली घोष ने ज्वाइन नहीं किया। क्या मतलब है इसका? मतलब यह कि जितने भी नाम 2018 में अपॉइंट किए गए यूपीएससी के द्वारा ये अपने फील्ड के दिग्गज नाम हैं। ये कोई ऐवे छोटे मोटे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जिनको उठा के आपने डिपार्टमेंट में पोस्ट कर दिया। ये काबिल लोग हैं, इनकी काबिलियत के बेसिस पे भी फूड एंड एग्रीकल्चर में काम करने वाली ककोली घोष जी को अगर मिनिस्ट्री
ऑफ, आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में अगर पॉइंट दिया जा रहा है और वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, तो कैसे गलत अपॉइंटमेंट हो गया? अरे एफएओ का जो वर्क कल्चर है वो हमारे देश की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आएगा, जो कि अच्छा ही है। समझ गया बात को? अब ये तो कहना बिल्कुल सही नहीं है कि इसमें बिल्कुल पॉलिटिकल एलिमेंट है ही नहीं। हो सकता है कि भाई जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीजेपी को ज्यादा मानते होंगे, तो भाई बीजेपी उनको अपॉइंट कर दे। ये पॉलिटिकल जो आप कहते हो ना फेवर, ये तो भाई थोड़ा बहुत रहता ही है, इसको आप पूरी तरीके से नहीं हटा सकते। तो अभी तक तो देखा जाए तो अगर आप काबिलियत के बेसिस पर अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो बहुत सारी जो कमेटी है, सुरेंद्र नाथ कमेटी, होटा कमेटी, फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, ये सब लैटरल एंट्री के फेवर में ही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी अगेंस्ट की बात सुन लेते हैं। लैटरल एंट्री को क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक चीज के बेसिस पे कि एससी, एसटीज और ओबीसीज के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ये सारी की सारी जो सीटें अभी निकाली गई हैं और 2018 में जो निकाली गई थी, इनमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक ट्वीट के थ्रू 5 फरवरी को बताया कि भाई लेटरल रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं, हम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तुरंत ही बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने बोला कि भाई यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या प्रॉब्लम हो गई कि आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है, और यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रॉपर रिजर्वेशन हो रहा है। आप ना यहाँ पे रिजर्वेशन कर रहे हो और हैंड पिक लोगों को उठा रहे हो, तो क्या यूपीएससी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है? इस प्रकार के सवाल पूछेगा। देखिए पॉलिटिक्स में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक ऐसा ही सवाल यहाँ पे अखिलेश यादव ने पूछा। प्लस एक और जो तबका है जो कि इस प्रकार के स्टेप को सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है, वो है करंट सिविल सर्वेंट। कल की डेट में आप जब सिविल सर्वेंट बन जाओगे ना, आपको भी ये चीज बहुत अजीब लगेगी। बोलोगे कि यार हम इतना एग्जाम क्वालिफाई करके आए, ये लोग कैसे यहाँ पे बैठ गए? ठीक है ना भाई? तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब ये बात तो जरूर है कि जो अभी के लिए करंट ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होंगे। उनको लगेगा कि भाई हमने पूरी जिंदगी इस डिपार्टमेंट में काम किया, गवर्नमेंट सर्विसेज में काम किया, एग्जाम क्वालिफाई किया, इतना कुछ करके आए, और ये लोग बाहर से आके सीधे आके यहाँ पे बैठ पा रहे हैं। प्लस भाई यहाँ पे एक चीज के बेसिस पे इस स्टेप को और क्रिटिसाइज किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में काम करना और गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के काम में कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। बड़े बड़े लोग गवर्नमेंट के प्रेशर के अंदर काम नहीं कर पाते हैं। ये जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, ये सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको आदत पड़ चुकी होती है प्रेशर में काम करने की। एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला आदमी गवर्नमेंट में सही तरीके से काम कर पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में चीजें बहुत स्ट्रीमलाइंड होती हैं और हमारी सरकार में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में प्रेशर झेलते हुए काम करना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और रेड के साथ, ये बड़ा चैलेंज है। और इस चीज में हमारे ब्यूरोक्रेट्स मास्टर हो चुके हैं। ये प्राइवेट फील्ड वाले लोग काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो भाई समय ही बताएगा। प्लस इस प्रकार की लेटरल एंट्रीज अगर आगे आने वाले समय में ज्यादा नंबर्स में होती हैं, तो डेफिनेटली अभी के डेट में जो सिविल सर्विसेज में लोग रिक्रूट हो रहे हैं, उनके प्रमोशंस थोड़े से धीमे हो जाएंगे। प्लस अगर रिजर्वेशन की बात करी तो रिजर्वेशन में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम चलता है। एक रिजर्वेशन साइकिल को पूरी करने के लिए कम से कम 13 सीटें चाहिए। तो 13.33 सीटों में जब भी रिजर्वेशन होता है, तो हर चौथी सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, हर 7th सीट एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है भाई? हर 8वीं सीट, 12वीं सीट, 14वीं सीट। ठीक है, यहां पे आप समझ सकते हो कि ये सब रिजर्व है। क्योंकि लगभग 27% ओबीसी का कोटा है, तो 25% के हिसाब से मानिए तो हर चौथी ओबीसी की, फिर 8वीं जो ओबीसी की, फिर 12वीं ओबीसी की। एससीज में हर 7वीं सीट ओबीसी की, एससी की, और आप कह सकते हो कि हर 14वीं सीट में कहीं ना कहीं एसटीज भी आ जाएंगे आपके। तो ये चीजें चल रही हैं। तो 13 पॉइंट, हर 13.33 या लगभग हर 14 सीटों पे चौथे, 8वें, 12वें, यानी कि 4-4 के आप मल्टीपल्स ले लो। चूंकि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो उस हिसाब से लो तो ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन हो रहा है, एससी के लिए भी हो रहा है, एसटी के लिए भी हो रहा है। यहां पे ये जो सीटें भरी जा रही हैं आपकी, कौन सी? लैटरल एंट्री के थ्रू। लैटरल एंट्री के थ्रू सीटों को ग्रुप की तरह नहीं निकाला जाता, हर सीट को इंडिविजुअल लेके चला जा रहा है। तो जो 9 सीटें निकाली गई थी 2018 में, और जो लगभग 30 सीटें निकाली जा रही है इस बार, इनको 30 सीटों का ग्रुप नहीं बताया जा रहा है, इनको 9 सीटों का ग्रुप नहीं बताया जा रहा है, इनको एक इंडिविजुअल सीट बताई जा रही है। और रिजर्वेशन के प्रोसेस को चलाने के लिए कम से कम 4 सीट होनी चाहिए। अगर कम से कम 4 सीट होंगी तो कम से कम एक ओबीसी सीट का रिजर्वेशन हो जाएगा। अगर कम से कम 7 सीटें होंगी तो कम से कम एक एससी सीट का रिजर्वेशन हो जाएगा। लेकिन सरकार बोल रही है कि जो लेटरल एंट्री वाली सीटें हैं, ये सिंगल सीट है। ठीक है ना भाई? तो दिस इज 1 सीट। तो 9 लोगों का रिक्रूटमेंट जब हुआ 2018 में,
तो ये नहीं बोला गया कि ये 9 सीटें थी एक ग्रुप की, ये अलग अलग 9 सीटें थी, और अलग अलग 9 सीटें थी मतलब एक कैडर के लिए आपने एक सीट मानी, और जब एक ही सीट है वहां रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अगर इकट्ठी 9 सीटें मानते तो इस 9 में से कम 2 सीटें आपको ओबीसी के लिए रिजर्व करनी पड़ती, कम से कम 1 सीट आपको एससी के लिए रिजर्व करनी पड़ती। उसी प्रकार से इन 30 सीटों में कम से कम आपको 7 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी, कम से कम 4 सीटें एससी के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी, एसटीज के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी। वो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी के लिए जो 30 सीटों का एडवर्टीजमेंट निकाला गया है उसमें एक सीट को एक ही माना गया है, 30 को ग्रुप नहीं माना गया है। और जब आप ग्रुप नहीं मानते हो ना चीजों को, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। जब आप ग्रुप मानोगे तो ही रिजर्वेशन अप्लाई होगा। अगर आप हर सीट को एक इंडिविजुअल कैडर की एक सीट मानोगे, रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा, और यही सरकार मान रही है। इसलिए अभी के लिए जो लैटरल एंट्री के थ्रू रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वहां पे रिजर्वेशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो एक इस बेसिस पे भी इस पर्टिकुलर लैटरल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सिविल सर्विसेज की बात की जाए, भाई ये लैटरल एंट्री का सिस्टम सही है या गलत है? देखिए, इस लैटरल एंट्री के सिस्टम को सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में लागू किया गया है। डोमेन एक्सपर्ट्स को अलग अलग कमिटीज में, अलग अलग एडवाइजरी बॉडीज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में केवल इंडिया में नहीं दुनिया भर में समय समय पे अपॉइंट किया गया है। किसी एक पर्टिकुलर इशू के साथ डील करने के लिए आप उस इशू के एक्सपर्ट को बुलाते हो। हर जगह पे एक्सपर्ट होते हैं। भी 3 पत्ती खेल रहे हो तो कुछ लोग 3 पत्ती के एक्सपर्ट माने जाते हैं कि हाँ भाई इसको अपनी तरफ से खिला लो, ये जीत जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लोकल कोई T20 मैच चल रहा है, 20 ओवर में 180 रन बनाते हो, अरे भाई वो बैट्समैन होता तो वो मार के बना देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर चीजें नहीं बन पा रही तो भाई इस पर्सन को बुला लो। तो ऐसे जो आप कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर फील्ड के जो जबरदस्त टॉप लेवल के लोग हैं उनको बुला के एक एफिशिएंट तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो चीजें ठीक है। लेकिन लैटरल एंट्री सरकार के हाथ में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत दे रहा है। तो यहाँ पे लोगों को इस बात का भरोसा दिलाना कि हाँ भाई जिन लोगों को भी लैटरल एंट्री के थ्रू हम अपॉइंट कर रहे हैं वो काबिल लोग हैं और उस सीट के लायक हैं, ये भरोसा अगर आप दिला देते हो तो कहीं ना कहीं लैटरल एंट्री वाला आइडिया सक्सेसफुल है। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एक दिमाग में एक चीज रख लें, लैटरल एंट्री वाली बात से ज्यादा डरिए मत। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि लैटरल एंट्री की पोस्ट पे बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, समझ गए ना। बहुत ही कुछ स्पेसिफिक पोस्टों के लिए ही लैटरल एंट्री के लिए अपॉइंटमेंट निकाला जाएगा। आप ये सोचो कि हर साल 40 सीटें लैटरल एंट्री से भरी जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। पिछली बार 2018 में 9 भरी गई थी। अभी के लिए 2021 के लिए 27 डायरेक्टर, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी निकाली गई है। 30 की 30 पूरी रिक्रूट करी जाएंगी, इस बात की भी गारंटी नहीं है। तो आप अपने दिमाग में ये मत रखिए कि लैटरल एंट्री आ गया तो आईएएस की सीटें कम हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, लैटरल एंट्री में जो नंबर ऑफ लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है वो हमेशा कम होगा। और आईएएस में सिलेक्ट होने के बाद अगर आप काबिलियत दिखाते हो तो आपको भी अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, अगर आप अच्छा काम करते हो, थोड़ी भी आपकी किस्मत आपके साथ है। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने में समझ में आया होगा। इंटरनल रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस लैटरल एंट्री वाले आइडिया को सिस्टमैटिक डिफिशियंसीज को हटाते हुए एफिशिएंसी प्रमोट करते हुए डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ सिविल सर्विसेज में इंटीग्रेट किया जाए विद फुल एफिशिएंसी एंड फुल ट्रांसपेरेंसी, तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।